Hallo DLG Familie, na, wie geht's? रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी ग्रामर टॉपिक्स A1 लेवल के लिए। तो आप में से जिनका लेवल A2 था उन्होंने कहा था कि हमें इसी तरह की एक वीडियो इस लेवल की चाहिए। So, los geht's! तो बारी बारी देख लेते हैं कि A2 के ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक वर्ब्स की प्रेटेगिटुम फॉर्म्स आनी चाहिए। ये क्या फॉर्म्स हैं? ये होती हैं सिंपल पास्ट फॉर्म्स जर्मन में। जैसे कि सबसे पहले आपको हाबन और जाइन की सिंपल पास्ट फॉर्म्स आनी चाहिए, जो कि ये रही। इनको आपने याद करना है और सेंटेंसेस में पास्ट की बात करने के लिए यूज़ करना है। जैसे कि इश hatte का मतलब है आई हैड, और इश war आई वॉज। इसी तरह इन सभी के मीनिंग्स हैं। रेगुलर वर्ब्स की तो सिंपल पास्ट फॉर्म्स बहुत ही आसानी से बनती हैं। उनमें हम थे ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि ये सभी आपको दिख रहे हैं, अगर स्पीले था हमारा सिंपल वाला, तो थे ऐड करके स्पीलते हो गया आई प्लेड के मतलब में। इसी तरह इनको भी आप देख सकते हैं। और एक हेल्पफुल टिप आपके लिए ये है कि प्रेटेगिटुम की फॉर्म्स में इश और एस की फॉर्म्स सेम रहती हैं, और प्रेजेंस में ऐसा चक्कर नहीं था। अगर आपको याद हो तो प्रेजेंस में हम क्या करते थे कि इश में एंड में एक ही एंडिंग करते थे और एस के एंड में थे की। लेकिन सिंपल पास्ट में ये दोनों सेम रहते हैं। बाकी पैटर्न वही है जो कि प्रेजेंट टेंस में हुआ करता था। कुछ और भी रेगुलर वर्ब्स हैं जो कि इसी पैटर्न पर सिंपल पास्ट की फॉर्म्स में चेंज होते हैं। जैसे कि machen, wohnen, fragen, antworten, और लास्ट वाला जो मैंने लिखा था वो है kaufen। क्या आपको भी कुछ वर्ब्स ऐसे याद हैं जो कि इसी पैटर्न पर पास्ट बनाते हैं? अगर हाँ तो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। जहाँ तक बात रही इरेगुलर वर्ब्स की, तो उनके पैटर्न को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये अलग होते हैं प्रेजेंट टेंस से। जैसे कि लेजन की फॉर्म्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो जो भी इरेगुलर वर्ब्स होंगे, आपको उनकी फॉर्म्स को पास्ट में भी याद करना होगा। बिल्कुल बेसिक बेसिक वर्ब्स जैसे कि एसन, ट्रिंकन, फारन, कॉमन, गेन, डेंकन, इस तरह के जो बेसिक हर दिन इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स हैं, इनकी आप पास्ट फॉर्म्स याद कर लेंगे तो आपको लेजे और हुए फस्टेन में काफ़ी हेल्प मिल सकेगी। और इस टॉपिक में आखिरी जो वर्ब्स आपने लाजमी उनकी पास्ट फॉर्म्स याद करनी है वो है मोडाल व्यापन। जैसे कि können और müssen, दोनों की यहाँ पर दी गई हैं। जो बाकी रह गए हैं वो आपने खुद से याद करनी है। दूसरा टॉपिक जो कि आपको याद करना है वो है परफेक्ट। इसको भी आपने कॉमनली यूज़ होने वाले वर्ब्स को ही परफेक्ट में याद करनी है उनकी फॉर्म्स। तो इससे हमें पता चला कि वर्ब्स को सही से याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं से हम डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट में, पास्ट में और परफेक्ट में बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादातर वर्ब्स तो हाबन के साथ परफेक्ट बनाते हैं और उनकी पास्ट फॉर्म्स हमेशा सभी सेंटेंसेस में सेम ही रहती हैं। तो स्पीलन हमने फिर से एग्जाम्पल ली तो इसकी ये परफेक्ट फॉर्म्स हो जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Wann haben Sie Fußball gespielt? कि व्हेन हैव यू प्लेड फुटबॉल ना, सॉरी प्लेड और फुटबॉल पहले आया। तो ये याद रखिएगा कि जो परफेक्ट की जो फॉर्म्स हैं ना वो हमेशा सेंटेंसेस में एंड पर जाती हैं, और जो उससे रिलेटेड हाबन की फॉर्म्स हैं वो लेंगी पोजीशन नंबर 2। तो इसका आंसर आप किस तरह से कर सकते हैं? Ich habe gestern Fußball gespielt, कि मैंने कल खेला है फुटबॉल। ये गेस्टन येस्टरडे के मतलब में यहाँ यूज़ हुआ है। फिर कुछ ही वर्ब्स हैं जैसे कि 5-10% जो कि जाइन के साथ अपने परफेक्ट बनाते हैं। उनमें से एक है कॉमन। इस पर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको 30 वर्ब्स मिलेंगे जो कि जाइन के साथ A1 और A2 लेवल पर परफेक्ट में चेंज होते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल ये रही। इसको अब हम एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ist er um 7 Uhr gekommen? कि क्या वो आया है 7 बजे? Nein, er ist um 8 Uhr gekommen.
कि वो आया है 8 बजे। आप ये नोट करें कि अगर या नाइन फ्रागन आपने बनाना है तो जाइन की फॉर्म्स को आप ले जाएंगे शुरू में, और उसका आंसर आप हमेशा की तरह जैसे भी करना है पोजीशन नंबर 2 पर जाइन होगा और एंड पर परफेक्ट की फॉर्म्स होंगी। तो ये अच्छी बात है कि चाहे परफेक्ट हाबन के साथ बने चाहे जाइन के साथ बने, पोजीशन दोनों की सेंटेंसेस में सेम ही रहा करती है। रिफ्लेक्सिव व्यापन भी अगर आप कुछ याद कर लें तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, खास तौर पे आपकी स्प्रेशन और श्राइबन में। कुछ बेसिक आसवाय के रिफ्लेक्सिव व्यापन की लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है, जो कि वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। Beispiele: Wir treffen uns 15 Uhr। हम मिलते हैं खुद 3 बजे। तो आप नोट करें कि जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक इसको हमने चेंज करना होता है। अगर आपको नहीं पता कि रिफ्लेक्सिव वर्ब्स किस तरह से सही हम यूज़ करते हैं तो वीडियो लिंक कर दी जाएगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है Ich bedanke mich für Ihre Hilfe। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी मदद के लिए। जहाँ तक बात रही Zukunft ausdrücken की, कि फ्यूचर के बारे में एक्सप्रेस करना, बात करना, तो अच्छी बात यह है कि आसवाई लेवल पर भी आपको फ्यूचर को यूज़ करना ज़रूरी नहीं है कि आए। आप क्या करते हैं कि प्रेजेंस में ही सेंटेंसेस बनाकर फ्यूचर की बात कर सकते हैं। वो कैसे, ये देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स मैंने ली हैं बर्लिना प्लट्स स्वाय से। तो वो यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि अगर हमने फ्यूचर की बात करनी है जो कि जर्मन में सुकुन्फ्ट होता है, लेकिन हम उसको प्रेजेंस में कर सकते हैं। वो किस तरह? एग्जाम्पल्स हैं कि या तो टाइम फैक्टर को आप शुरू में लेकर जाएं, अगर शुरू में करेंगे तो फिर वर्ब्स को आपको सेकंड पोजीशन पर लगाकर सब्जेक्ट को थर्ड पर लेकर जाना पड़ेगा। जैसे कि nach der Schule gehe ich ins Ausland, कि स्कूल के बाद मैं जाऊंगी फॉरेन कंट्री। या फिर morgen beginnt der neue Kurs, कि कल शुरू हो रहा है नया जर्मन कोर्स, या नया कोर्स, सॉरी जर्मन मैं खुद से ऐड कर गई हूँ। इसी तरह इन दोनों टाइम फैक्टर्स को अगर आप पोजीशन नंबर 3 पर लगाएंगे तो नॉर्मल सेंटेंस ही बनेगा। जैसे कि Ich gehe nach der Schule ins Ausland oder der neue Kurs beginnt morgen। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम nächste Woche, nächstes Jahr, kommende Woche, morgen, übermorgen इस तरह के वर्ड्स लगाकर प्रेजेंट में जुमले बनाएंगे, लेकिन वो हम फ्यूचर की बात कर रहे होंगे। एक ज़रूरी टॉपिक जो कि हमें लाजमी आना चाहिए वो है नेबन ज़ेत्से का। ये होते हैं डिपेंडेंट सेंटेंसेस जो कि कुछ जॉइनिंग वर्ड्स को लगाकर हम जर्मन लैंग्वेज में बनाते हैं। उनमें से कुछ ये रहे das, weil, ob, obwohl और when। इनको हम देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस में लगने से इनकी पोजीशंस सेंटेंसेस में वर्ब्स कैसे चेंज होते हैं। तो होगा जी एक हाउप्टसात्स, मेन जुमला जो कि अकेला खुद ही स्टैंड कर सकता है, उसको किसी भी और जुमले की ज़रूरत नहीं होती अपना मतलब कंप्लीट देने के लिए। उसके बाद आप कोई जॉइनिंग वर्ड लगाएंगे, यानी इनमें से कोई एक लगा सकते हैं। आसवाई लेवल पर इतने ही काफ़ी हैं आपको आने। फिर जैसे जैसे आपका लेवल हायर होता जाएगा और ज़्यादा जॉइनिंग वर्ड्स आप याद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये लग जाते हैं जुमले में तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इनका बनता है एक नेबन ज़ात्स जो कि होता है डिपेंडेंट सेंटेंस, और उससे क्या होता है कि वर्ब्स को हमें एंड पर लेकर जाना होता है, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल्स में देखने लगे हैं। जैसे कि Er ist überglücklich, weil er einen Job gefunden hat। वो बहुत खुश है क्योंकि उसको एक नौकरी मिल गई है। आप नोट करें कि ऊपर हम परफेक्ट को डिस्कस करके आए हैं। अगर वो इस तरह के सेंटेंस में होता तो हम सादा जुमला बनाते Er hat einen Job gefunden। लेकिन इसमें वर्ब्स एंड पर क्यों गए हैं? सेकंड लास्ट पे हमारा परफेक्ट की फॉर्म आई, एंड पे हमारी हाबन की फॉर्म आई जो कि हमने चेंज की सब्जेक्ट के मुताबिक। वो इसलिए गया क्योंकि हमने यहाँ पर वाइल को ऐड कर दिया था। तो इस जुमले का मतलब बना
क्योंकि उसको नौकरी मिल गई है। अब आप देखें, उर्दू हिंदी में भी अगर हम ये जुमला बोलें तो हमें ये कंप्लीट मतलब नहीं देता, हमें समझ नहीं आती कि फिर क्या हुआ भाई, मिल गई है तो क्या, तो वो खुश है या दुखी है या क्या है। तो इससे हमें पता चला कि एक इंडिपेंडेंट जुमला चाहिए जो कि खुद कंप्लीट मीनिंग दे सकता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि उसको नौकरी मिल गई है। तो इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Sie isst Reis, obwohl sie keinen Hunger hat. वो खा रही है चावल हालांकि उसको भूख नहीं है। तो इसी तरह इसमें भी हमने जहाँ पर एक ऐसा कनेक्टर लगा जो कि नेबनजात बनाता हो, उसमें याद से हमने वर्बों को एंड पर लेकर जाना होता है। हमें कुछ बेसिक एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स का भी पता होना चाहिए। अब ये क्या है, ये देख लेते हैं। ये भी मैंने बर्लिना प्लाट्स वाई से लिया है। तो बेसिक जो एडजेक्टिव्स हैं उनकी फॉर्म्स को हमने आइंस पे याद करना होता था। तो अब हमने करना क्या है कि उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स भी याद करनी है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी इन फॉर्म्स को बनाने के लिए उमलाउट्स में चेंज होते हैं। यहाँ पर उनमें से कुछ की एग्जाम्पल्स दी गई हैं और कुछ तो स्पेलिंग्स भी चेंज करते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप किसी भी एडजेक्टिव को डिक्शनरी में एंटर करते हैं। वही डिक्शनरी जो कि मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उसमें जब आप किसी भी एडजेक्टिव को एंटर करें, साथ में ही आपको लिखी हुई ये वाली फॉर्म्स उसकी दिख जाती हैं। तो इसका एक ही तरह का पैटर्न होता है जो कि आपको याद करना होगा कि कंपैरेटिव में हम ए लगाते हैं और सुपरलाटिव बनाने के लिए एन की एंडिंग करते हैं। तो इनको भी आपने याद करना है और इनके मीनिंग्स कैसे हो जाएंगे। लंग लॉन्ग, लेंगा लॉन्गर और अमलेंगस्टन द लॉन्गेस्ट के मतलब में आता है। इसी तरह बाकी इनके भी मीनिंग्स हो जाते हैं। तो यहाँ हमने अभी इसकी रेगल मेसी के फॉर्म डिस्कस की जो कि रेगुलर फॉर्म्स होती हैं। लेकिन जैसे कि वर्ब्स में रेगुलर इरेगुलर होते हैं, इसी तरह एडजेक्टिव्स की भी कहानी है। तो एडजेक्टिव्स भी कुछ उन रेगल मेसिश होते हैं। उनमें से कुछ ये रहे, गुड, पैसा, अम बेस्टन। ये वही गुड बेटर बेस्ट वाला है ना, सेम, ठीक है। इसी तरह ज्ञान, लीबा, अम लीबस्टन और फील, मेया, अम माइस्टन, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट जो बेसिक एडजेक्टिव्स हैं उनकी इन फॉर्म्स को भी आपने याद करके आसवाए के इम्तिहान में आसानी हो जाएगी अगर आप ये सारी ग्रामर की चीज़ें करके जाएं। तो अभी जो चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं एडजेक्टिव एंडुंगन, ये थोड़ी सी ट्रिकी हैं और याद करते करते थोड़ा टाइम भी लग सकता है। मुझे भी याद पड़ता है जब पहली बार मैंने इन एंडिंग्स के टेबल्स को देखा था तो मुझे काफ़ी मुश्किल लगा था। मैंने कहा था ये किस तरह की चीज़ है और क्यों ये है जर्मन लैंग्वेज में। बट दिस इज़ अगेन, हर लैंग्वेज की अपनी अपनी मुश्किल चीज़ें होती हैं तो उनको हमें साथ लेकर चलना होता है। अब हम डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ एडजेक्टिव की किस तरह की एंडिंग्स लगती हैं ये देख लेते हैं। इस टेबल को याद रखना बहुत आसान है क्योंकि शुरू के 3 वालों में और इन दोनों में एंडिंग जस्ट लग रही है ए की, और इसमें और नीचे वाले तीनों में लग रही है ए एन की। अब यहाँ पर मैं आपको ना एक बहुत ज़रूरी बात बता दूँ, वो ये है कि अगर आप नाउन के बाद वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं तो जुमला सादा बनता है, जैसे कि der Mann ist alt। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मन से पहले एडजेक्टिव लगे तो उसको फिर आपको देखना होगा कि क्या वो डेफिनेट आर्टिकल के साथ लग रहा है या इनडेफिनेट के साथ और कौन से केस में लग रहा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको इसकी एंडिंग लगानी होगी। तो द ओल्ड मैन नॉमिनेटिव में हो जाएगा der alte Mann। आप देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल का टेबल इस टेबल से किस तरह से डिफरेंट है। तो इस टेबल में सिर्फ मस्कुलिन नॉमिनेटिव की एंडिंग चेंज हुई और न्यूटर में नॉमिनेटिव और आकुजाटिव की चेंज हुई। बाकी सारा टेबल सेम वैसा ही है जैसे कि हमने ऊपर वाला देखा। तो आइन आल्टामन, आपको याद है ना ए कैसे इन्होंने लिया कि यही डेया वाली। और इसी तरह किसी भी नाउन का जब आप एस की एंडिंग एडजेक्टिव की देखें तो आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि आहा ये तो न्यूटर नाउन लगता है। जैसे कि हमारे घर के पास एक युंगस थियाटा है तो मुझे पता चल गया कि थियाटा
das Theater होता है। तो इनको आप कैसे सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ein alter Mann wohnt in Lahore। इस तरह करके आप इनको सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेबल को अगर आप याद कर लेंगे है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन आप आसवाए और बेआइंस में इसको ठीक ठाक स्पोकन में यूज़ करते हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी इन टेबल्स को याद कर लें और अप्लाई करें अपनी स्पीकिंग में, उतना ही अच्छा होगा। आस्वाई की ग्रामर का एक और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो प्रेपोजिशनन है। वैसे तो आकुजाटिव और डाटिव के अलग अलग प्रेपोजिशंस भी होते हैं जो कि आपने इस लेवल पर याद करने होते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ वेक्सल प्रेपोजिशनन का टेबल देखेंगे जो कि या तो आकुजाटिव लेते हैं या फिर डाटिव। और इनका टेबल ये रहा जो कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हम कहाँ पर आकुजाटिव लगाएंगे और कहाँ पर डाटिव, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। अगर तो सेंटेंस में मूवमेंट हो रही है तो सेंटेंस होगा आकुजाटिव में, जैसे कि Sie bringt das Fahrrad hinter den Baum। वो ला रही है साइकिल को दरख्त के पीछे। जैसे कि यहाँ पर साइकिल इमेजिन करें लड़की एक ला रही है, लेकिन इसी सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर डाटिव लगाकर, जैसे कि Das Fahrrad steht jetzt hinter dem Baum। इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है तो ये डाटिव में चला गया। तो साइकिल खड़ी है अभी दरख्त के पीछे। तो यहाँ पर आपने देखा कि वैसे तो नॉमिनेटिव में der Baum था, लेकिन यहाँ वो आकुजाटिव में और यहाँ डाटिव में चला गया। इसी रूल को आपने अप्लाई करना है इन सभी प्रेपोजिशंस के लिए। अगर आप वर्ब्स को, प्रेपोजिशंस को याद कर लें और कुछ व्यापन मिट प्रेपोजिशनन को भी याद कर लें तो आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में 4 चांद लग सकते हैं। वो कैसे? लिस्टों को याद करके और देखकर आपको पता चलेगा। आस्वाई लेवल के कुछ ही मैंने यहाँ पर लिस्ट दी है। इन पर भी एक डिटेल्ड वीडियो जो कि आपको बहुत पसंद आई थी आप देख चुके हैं, जिसमें मैंने इन सभी को डिस्कस किया है डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। तो उसको आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो पहला वाला जो था हेल्फन और बाय का कॉम्बिनेशन, उसके बाद डाटिव केस आता है। बाय द वे इनके साथ आपको केसेस भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इश हेल्फे मायना मोटा पाइम कोखन, मैं मदद करती हूँ अपनी अम्मा की कुकिंग में, ठीक है। तो इस तरह करके आप इनको यूज़ करते हैं और अच्छा सा एग्जामिनर पर इम्प्रेशन अपना बनाते हैं। कॉन्जुंक्टिव स्वाय ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको भी आपको आना चाहिए, सीखना भी और उसको अप्लाई करना भी। यहाँ हम एग्जाम्पल्स हैटे और würde की देखेंगे, लेकिन können को भी आप कॉन्जुंक्टिव स्वाय में यूज़ करते हैं। और ये तरह के सेंटेंसेस क्या दिखाते हैं, वो ये कि अगर आपने किसी रिक्वेस्ट को एक्स्ट्रा पोलाइट बनाना है या ऐसी विशेस जो कि अभी आपकी पूरी नहीं हुई, सिर्फ ख्वाहिशात हैं, उन चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ करते हैं जर्मन ग्रामर में। तो हाबन के जो कॉन्जुंक्टिव स्वाय का टेबल है वो ये रहा, और जो व्याडन है उसका टेबल ये रहा। यहाँ आपको बताती चलूँ कि हैटे का मीनिंग होगा वुड हैव और हाली würde का वुड। एग्जाम्पल है हैटे की मैंने ली, ich hätte gerne einen Döner, I would like to have a Döner के मतलब में इसको हम जाकर यूज़ कर सकते हैं डोनर लाडन में, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है जिसको कि आप चेंज कर करके अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, और वो ये है Ich würde sehr dankbar sein, wenn Sie mir die Liste schicken könnten। यहाँ पे मैंने können की भी और werden की भी कॉन्जुंक्टिव स्वाय फॉर्म यूज़ की है कि मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी अगर आप मुझे लिस्ट भेज सकें तो। कंडीशन है ना, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पोलाइट फॉर्म बनाने के लिए हमने इसको यूज़ किया है, और ये एक नेबनजात था इसलिए हमने वर्बों को एंड पर लेकर गए हैं। आखिरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ये भी ज़रूरी है वो है पासिव का इस्तेमाल। मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जैसे ही वीडियोस बनाने के लिए मैंने इसको सीखा तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अगर आपको प्रेजेंस और प्रेटेगिटुम का पासिव बनाना आता हो तब भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इसमें करना आपने क्या होता है कि व्याडन की प्रेजेंट
और पास्ट की फॉर्म्स को याद करना होता है और उनके साथ साथ जिस भी वर्ब का आपने पासिव बनाना है उसकी आप परफेक्ट वाली फॉर्म को भी याद करेंगे और सेंटेंस में यूज़ करेंगे, जैसे कि अभी हम एग्जांपल्स के साथ इनको देखेंगे। इनके बारे में भी मैं डिटेल्स के साथ वीडियोस बना चुकी हूँ, आप टेंशन ना लें। मैं आज सवाए की पूरी ग्रामर की प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी एंड पर, वो आप इसको देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स उसमें डिटेल के साथ डिस्कस किए गए हैं। जैसे कि एक्टिव में सेंटेंस होता है इश fühle das फॉर्मूला aus, जो कि हम आमतौर पर शुरू से ही इस तरह के सेंटेंसेस बनाने सीखते हैं कि मैं फिल आउट कर रही हूँ फॉर्म। लेकिन अगर मैंने अपने आप को गायब करना है और कहना है कि फॉर्म फिल किया जा रहा है, तो हो जाएगा दस फॉर्मूला विर्ट। फॉन मियाँ आप स्किप कर दें, आपका अपना दिल है, करना चाहते हैं तो कर दें, लगाना चाहते हैं तो लगा दें, कोई मसला नहीं। बाय मी ausgefüllt, भरा जा रहा है ना, तो आप नोट करें ये बिल्कुल वही है। आपको भी याद होगा इंग्लिश का जब हम ग्रामर का पढ़ते होते थे ना, एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस, ये बिल्कुल वही हैं। जितने बुरे मुझे तब लगते थे उतने ही बुरे ये मुझे जर्मन ग्रामर में भी लगते हैं और मुझे लगता है आपको भी यही केस होगा। अगर हाँ तो मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये तो हो गया प्रेजेंस का पासिव। जहाँ तक बात रही पास्ट के पासिव की, तो इसी सेंटेंस को चेंज करके देख लेते हैं, जो कि हो जाएगा das फॉर्मूला würde ausgefüllt, के फॉर्म भरा गया था। अब किसने भरा, क्यों भरा, ये हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये पासिव है सिंपल पास्ट का। तो आपने सिंपल बेसिक दो क्राइटेरिया है पासिव को जज करने का। जब भी आप कोई लेज़र फर्स्टेन का टेक्स्ट करें, दो कंडीशंस होने चाहिए। एक तो werden की प्रेजेंस या पास्ट फॉर्म होनी चाहिए। दूसरा जो इसका क्राइटेरिया ये है कि वर्ब की परफेक्ट की फॉर्म लाजमी उस जुमले में लगी होनी चाहिए। ये दो चीज़ें अगर होंगी तो आप खुद ही गेस कर पाएंगे कि ये पासिव यहाँ पर यूज़ हुआ है। अभी तक जो बारी बारी एक एक करके हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, ये उनका ओवरव्यू रहा। जाते जाते कुछ एंड रिमार्क्स हो जाएं। आपने अगर आज वाई की पूरी ग्रामर कंप्लीट करके एग्ज़ाम देना है तो याद रखिएगा कि आप बेसिक जितने ग्रामर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज वाई लेवल के, उनको याद करें और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाएं। और इस वीडियो को देखकर आपको पता चल गया होगा कि वर्ब्स को याद करना और उनकी डिफरेंट फॉर्म्स को डिफरेंट टेंसेस में याद करना कितना ज़रूरी है। और जहाँ तक बात रही ग्रामर टेबल्स को याद करने की, पिछली वीडियो में हमने देखा था डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स का टेबल, प्रोनाउंस के टेबल्स देखे थे हमने, और इस वीडियो में हमने देखे कि जो एडजेक्टिव एंडिंग्स के टेबल्स थे और इस तरह की चीज़ें। तो टेबल्स याद करना तो ज़रूरी है ही, इसके साथ साथ इनको अप्लाई करना भी उतना ही ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें अगर आप करेंगे तो ही आप सही जर्मन सीखने के रास्ते पर होंगे। और जैसे कि मैंने कहा था, तो मैं अपनी आसवाई की जर्मन ग्रामर कोर्स की प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी, जिसमें आपको ये सभी टॉपिक्स ज़्यादा सारे एग्जाम्पल्स के साथ मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इसने आपकी हेल्प की है? अगर हाँ तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।